हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 12 की। लेक्चर नंबर जो 11 था हमारा, उसमें हमने देखा था कि गॉस थ्योरम का यूज करके कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज और ड्यू टू अ सरफेस चार्ज। वो दोनों एप्लीकेशंस हमने पढ़ लिए थे। बाकी के जो एप्लीकेशंस थे वो हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और आज का ये जो वीडियो होगा यही इस चैप्टर का थ्योरी का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो पहले बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है या जेई मेन या फिर नीट के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर एंड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। सो बारी बारी से दोनों को देखेंगे। पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a hollow sphere। hollow sphere, hollow का मतलब हम सभी को पता है जो अंदर से खोखला हो। ठीक है, जो प्लास्टिक की बॉल होती है आप वो समझ लो। तो एक स्फेयर है, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब कहीं से भी अगर आप इक्वल एरिया कट करोगे तो आपको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा। सो सबसे पहले हम स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा स्फेयर जिस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस स्फेयर का रेडियस है कैपिटल आर और हमें निकालना है, देखो यहां पर 3 पॉइंट्स पे निकालेंगे। पहला देखेंगे इनसाइड द स्फीयर, दूसरा देखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तीसरा आउटसाइड कहीं पर भी। ठीक है, तो पहला जो देखेंगे अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है वहां पर हमें निकालना है, दूसरा सरफेस पे निकालेंगे, तीसरा बाहर। सो मैंने मान लिया कि ये है हमारा कोई पॉइंट P जो कि सेंटर से R सेपरेशन पे है, स्मॉल r। कैपिटल R तो इस बड़े वाले स्फीयर का जिस पे चार्ज था इसका रेडियस है कैपिटल R और जिस पॉइंट पे निकालना है वो स्मॉल r है। ठीक है, सो पहला केस है हमारा इनसाइड द स्फीयर। ध्यान से समझना, इनसाइड द स्फीयर। यहां पर मैं केस लिख दे रहा हूं, व्हेन r इज स्मॉलर देन कैपिटल R। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब करें कैसे, अप्रोच कैसे करें। पहली चीज ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। गॉस थ्योरम किस में काम करता है? गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वही क्लोज सरफेस के लिए था। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, जहां पर Q क्या होगा? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, यानी कि हमें समझ आता है कि गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगा। लगाएंगे कब? जब कोई क्लोज सरफेस होगा। सो फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या होगा? एक क्लोज सरफेस को एज्यूम करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट P पे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये इस स्फीयर का सेंटर है, ये पॉइंट P था, इसको एज्यूम करके आप एक सरफेस इमेजिन कर लो, वो भी स्फेरिकल। ठीक है, यहां पर हमने एक सरफेस इमेजिन कर लिया कुछ इस टाइप से। ये भी स्फीयर है, स्फीयर सुंदर नहीं बना है, आई होप कि समझ आ रहा होगा। और एक चीज जो मैंने पिछले वाले वीडियो में नहीं बताया था, ये जो सरफेस हम लेते हैं फ्लक्स निकालने के लिए, इसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। तो कुछ बातें गॉसियन सरफेस पर भी कर ली जाए। कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये गॉसियन सरफेस एक्चुअली में है क्या, तो एक चीज आपको समझना है, किसी वेक्टर फील्ड में, वेक्टर फील्ड कहने का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी की सारी वेक्टर फील्ड है। ठीक है, सो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल देते हैं, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, आपने कोई क्लोज सरफेस लिया है फ्लक्स निकालने के लिए, तो उस क्लोज सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये कोई नई चीज नहीं है, बट बस आपको टर्म पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, सो जिस क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालने जा रहे हैं वो उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप, जहां P पॉइंट पर हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको रेडियस मानते हुए हमने एक सरफेस एज्यूम कर लिया जो है गॉसियन सरफेस। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो हमने फंडामेंटल देखा था, E डॉट A करके था, या E डॉट ds करके भी निकालते हैं। दूसरा तरीका गॉस थ्योरम का यूज करके। सो पहले फर्स्ट मेथड से देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट मेथड।
हाँ, एक चीज और, ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड क्या है, तो याद रखना ये कोई नाम नहीं है कि फर्स्ट मेथड हमारा E.A वाला है या सेकंड मेथड गॉस थ्योरम है, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले बताया था फाई इक्वल टू E.A, तो मैं उसके लिए यूज कर दे रहा हूं फर्स्ट मेथड, और फिर गॉस थ्योरम मैंने बाद में बताया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट मेथड यही होता है, ये चीज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो जो हमारा फॉर्मूला होता था फाई इक्वल टू E.A, इस मेथड से निकालने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान रहे हैं, अभी हमें कुछ पता नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स बनेगा। आप क्या करो, किसी एक स्मॉल से पोर्शन को चूज करो, किसी एक स्मॉल से पोर्शन को चूज करो। अब अगर किसी स्फीयर का एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन चूज करते हो आप, तो आपको कैसा दिखेगा? प्लेन दिखेगा। प्लेन क्यों दिखेगा? इमेजिन करना, जैसे अगर आप अर्थ को स्फेरिकल मानो, ठीक है, एक्चुअल में तो स्फीयर है नहीं कंप्लीट, बट अगर स्फीयर मान भी लें तो उस पे जो कोई मान लो कोई ग्राउंड है, कोई फील्ड है, तो फील्ड हमें कैसा दिखता है? प्लेन। क्यों दिखता है प्लेन? क्योंकि वो जो ग्राउंड है इस पूरे अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसा है? बहुत ज्यादा छोटा है। ये चीज समझ आ रही बात ना? या फिर अभी आप जिस कमरे में बैठे हो, ये भी इसका जो फर्श है वो आपको कैसा दिखेगा? प्लेन दिखेगा, क्योंकि इसका एरिया पूरे अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी स्फीयर में से आप बहुत छोटा सा एरिया कट करोगे, नेग्लिजिबल एरिया, तो वो एरिया कैसा होगा? प्लेन होगा। सो यहां पर तो फिर भी मैंने बड़ा एरिया कट करके दिखाया है ताकि आपको डायग्राम क्लियर दिखे। हमने एक छोटा सा एरिया लिया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? आप जिस कमरे में हो उसके फर्श का एरिया वेक्टर तो नीचे की तरफ होगा, बट अगर आप यहां पर सरफेस को इमेजिन कर रहे तो ये क्लोज है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है ना। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। इसको डिनोट कर दे रहे हैं ds से। d क्यों लगाया है यहां पर? हमें समझ आ रहा कि जो सरफेस है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू होल गॉसियन सरफेस। पूरे गॉसियन सरफेस के कंपैरिजन में बहुत छोटा सा सरफेस है, इसीलिए हमने d लगा दिया। चलो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर है E। ठीक है, अब निकालते हैं फ्लक्स। E है, ds है, सो फ्लक्स क्या होगा? फाई इक्वल टू E.A फॉर्मूला होता है, हम लोग पुट करेंगे फाई इक्वल टू E.ds, क्योंकि यहां पर एरिया ds है। सो आ जाएगा EDS cos 0, सॉरी यहां पर d फाई लिखेंगे, इसको ध्यान रखना। स्मॉल एरिया लिया है तो फ्लक्स भी स्मॉल बनेगा, फ्लक्स स्मॉल बनेगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे d फाई से। सो d फाई इक्वल टू E.ds, EDS cos 0, यानी कि d फाई इक्वल टू EDS। ये निकल आया है फ्लक्स इस स्मॉल से एरिया का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। गॉसियन सरफेस स्मॉल से एरिया का फ्लक्स निकाल लिया। अगर ऐसे हर जगह का फ्लक्स निकाल लें, जितने भी स्मॉल एरिया बन रहे हैं, हर जगह का फ्लक्स अगर ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा? इस पूरे गॉसियन सरफेस का। याद रखना, जब कभी भी मैं गॉसियन सरफेस बोलूं, मतलब इस स्फीयर की बात हो रही है, जो सरफेस हमने एज्यूम किया है। इस स्फीयर पे तो चार्ज है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। तो गॉसियन सरफेस पे एक स्मॉल से पोर्शन का फ्लक्स d फाई है। अगर ऐसे हर जगह का निकाल लें तो हमारे पास ओवरऑल फ्लक्स आ जाएगा, जो होगा टोटल फ्लक्स। अब ये काम कौन करेगा? हम तो ऐसे एक एक पार्ट का लेके ऐड कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। एक बार फिर से बता दे रहा हूं इंटीग्रेशन क्या करता है। हमने कोई वर्क किया, फिर इंटीग्रेट कर दो ना जहां से जहां तक, तो वो वही काम जो लिमिट्स हमने लगाई हैं, या हमने जो बताया है कि तुम्हें ये काम यहां से यहां तक करना है, तो जो हमने किया है वही काम वो पूरे लिमिट या पूरे सरफेस के लिए कर देता है। सिंपली आप यूं समझो कि हमने इसका फ्लक्स निकाला d फाई। अगर हम इसको बता दें इंटीग्रेशन को कि यही काम तुम ना पूरे सरफेस के लिए कर डालो, जो पूरा गॉसियन सरफेस है पूरे सरफेस के लिए कर डालो, सो ऐसे d फाई सबको निकाल के जोड़ देगा तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरे का पूरा फ्लक्स। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, यहां पर हो जाएगा d फाई। हमें यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि पूरे सरफेस के लिए चाहिए, इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के s लिख दिया है कि पूरे सरफेस के लिए करना है।
ये है EDS, EDS। अब देखते हैं, सारा फ्लक्स ऐड हो गया है, देखो D5 सारे का सारा फ्लक्स जुड़ गया है, तो यहां पर आएगा टोटल फ्लक्स, इधर आ जाएगा, अभी वही रखते हैं EDS। एक चीज आपको यहां पर समझना है, ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट देखो, जो सेपरेशन यहां से यहां है और जो सेपरेशन यहां से यहां है, अगर आप ये वाला पॉइंट लोगे, अगर इसका सेपरेशन A मानो आप, तो यहां पर भी सेपरेशन A होगा, और ये वाला सेपरेशन यहां भी R था, यहां भी R था। कहने का मतलब क्या है, क्या दोनों पॉइंट्स अलग अलग टाइप के हैं? नहीं, ये वाला पॉइंट बड़े वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में जहां रखा है, ये वाला पॉइंट भी बड़े वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में वहीं रखा है, या ये वाला पॉइंट सेंटर से R स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट भी सेंटर से स्मॉल r। तो कहने का मतलब पॉइंट्स अगर एक ही टाइप के हैं हर जगह के, ठीक है, सेम सेपरेशन पे, सेम ओरिएंटेशन की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी सेम होगी। ये चीज समझ आ रही है? हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर जगह सेम होगी, यानी कि हम लोग इसको बोल देंगे कि E हमारा कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो हमें पता है भाई, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में किसी भी कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो E हमारा बाहर निकल आएगा, ये हो गया EDS। अब देखो, इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा? सिर्फ DS बचा, यानी इंटीग्रेशन ds सारे सरफेस के लिए ds को जोड़ देगा। अब आप यूं समझो कि अगर कोई स्फीयर है, छोटा सा एरिया ds है, अब ऊपर वाला ds, बगल वाला ds, सारे ds को अगर आप जोड़ते जा रहे हो तो क्या मिल जाएगा? छोटे छोटे एरिया आपने सबको जोड़ा तो मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सो जो टोटल फ्लक्स आएगा वो आएगा E इंटू S। S क्या है? टोटल सरफेस एरिया। सो वैल्यू पुट कर देते हैं, E इंटू टोटल सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। सो इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? स्मॉल r है, सो 4 पाई r स्क्वायर, ये निकल आया है इसका टोटल फ्लक्स, ठीक है, फर्स्ट मेथड से, जो हम मानते हैं इक्वल टू E डॉट ए। चलो देखते हैं गॉस थ्योरम से इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा। दोनों ही मेथड सही हैं। देखते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट सभी को पता होना चाहिए, यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में बहुत सिंपल सी चीज बोली गई कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, जहां पर Q क्या होगा? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सो पहली चीज, टोटल चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है ये सरफेस? कितना कर रहा है? 0 कर रहा है, कोई चार्ज ही नहीं इनक्लोज कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? सारे का सारा चार्ज तो कहां है? सरफेस पे है ना। ये जो स्फीयर था, हॉलो स्फीयर था, ऐसे इमेजिन करो एक फुटबॉल है, अंदर सिर्फ हवा है, यानी कि सारे जो फुटबॉल जिस चीज का बना है वो चार्ज है, यानी कि सारे का सारा चार्ज कहां है? बाहर ही है। अब उस फुटबॉल के अंदर अगर आप एक प्लास्टिक की बॉल को इमेजिन कर रहे और आपसे कोई पूछे बताओ प्लास्टिक की बॉल के अंदर कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे 0 चार्ज है, हमें दिखाई भी पड़ रहा है अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। सो अगर टोटल चार्ज हमारा 0 हो गया तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज 0 इनक्लोज है, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो आ गया फ्लक्स 0। समझ आई बात? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स आ गया 0। अब गॉस थ्योरम वेरीफाइड है, सही भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इस पे हम डाउट नहीं कर सकते, ये बताएगा सही, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स निकल आया 0, यहां पर टोटल फ्लक्स इतना बता रहा है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो कैसे लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ही हमारे फ्लक्स हैं। चलो यहां पर सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर ये भी फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा? E इक्वल टू 0 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि E की वैल्यू आ जाएगी 0।
ठीक है, यानी कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं। ध्यान से समझना, हमने पहले एज्यूम किया था कि मान लो कि अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है, तो अगर ई होती है तो फ्लक्स इतना आएगा, ये हमने इमेजिन किया था। ठीक है, अब जब गॉस थ्योरम लगाया तो पता चला फ्लक्स है ही नहीं है। फ्लक्स नहीं है तो हम इस पे आ गए कि हाँ भाई फ्लक्स इतना आ रहा था, तो जीरो कैसे आया। तो आप देख सकते हो ना कि अगर जीरो आया इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो रही हो। ठीक है, जो हमने अजम्पशन लिया था वही गलत रहा हो। सो याद रखना, स्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉलो स्फेयर के अंदर वो जीरो होती है। सारे का सारा चार्ज सरफेस पे है, अंदर किसी भी पॉइंट पे आप कोई भी चार्ज रख दोगे उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होती है। तो ये बात हमें समझ आ गई। चलो अब देखते हैं एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, अगर कोई पॉइंट सरफेस पे हो, इसको रब कर रहा हूं थोड़ा डायग्राम क्लियर बनाने के लिए। टॉपिक देखते हैं एट द सरफेस। सो एट द सरफेस, ये था हमारा स्फीयर जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। अब की बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है? सरफेस पे ही निकालनी है। ठीक है, जैसे फुटबॉल को मैंने इमेजिन करवाया था कि यह है हमारा फुटबॉल। फुटबॉल किसका बना हुआ है? चार्ज का बना हुआ है। तो अब की बार उसी फुटबॉल पे अगर आप कोई पॉइंट रख रहे हो, किसी पिन से आप किसी सरफेस पे पॉइंट रख रहे हो, तो उसी पॉइंट पे निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग हमेशा एक क्लोज सरफेस को इमेजिन करते थे जिसका फ्लक्स निकाला जाता था। तो यहां पर फिर से क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे। मान लिया हमें यहां पर निकालना है फ्लक्स जो कि सरफेस पे है। अब इसका भी सेपरेशन कितना होगा? जाहिर सी बात है सरफेस पे ही पॉइंट है तो इसका भी सेपरेशन आर ही होगा। सरफेस को कैसे इमेजिन करें? जो फुटबॉल था चार्ज का, उसको आप इमेजिन करो कि आपने लाके एक पॉलीथीन से पैक कर दिया है। पॉलीथीन के अंदर फुटबॉल चला गया है, एकदम टाइट से हमने बांध के रखा है पॉलीथीन से। पॉलीथीन क्या है? वो है गॉसियन सरफेस। ये आपको इमेजिन करना है। ठीक है, जो बॉल थी फुटबॉल की वो है चार्ज, पूरे का पूरा चार्ज से बना हुआ है फुटबॉल, और उसके ऊपर जो पॉइंट है उसी पॉइंट को रेडियस मानते हुए अगर एक और स्फीयर लेंगे तो वो स्फीयर जस्ट उसी के ऊपर होगा। ये चीज समझ आ रही? पॉलीथीन जो हमने उसके ऊपर चढ़ाया है वो है गॉसियन सरफेस, और जो उसके उसमें है फुटबॉल वो क्या है? स्फीयर है चार्ज का। अब इतनी बात समझ आ गई। सो फिर से निकालना है हमें फ्लक्स, तो कैसे निकालेंगे? अगेन हमने लिया कोई स्मॉल सा एलिमेंट, ये ले लिया हमने स्मॉल सा एलिमेंट, और यहां पर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। अगेन क्यों होगा आप समझ गए होंगे। किसी भी स्मॉल एरिया को कट करोगे प्लेन मिलेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर। सो इसका जो फ्लक्स हमने मान लिया वो है डी फाई। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड से जो मैंने बोला था फाई इक्वल टू ई डॉट ए, उस मेथड का यूज कर रहे हैं। सो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ऊपर आप लिख लेना कि किस मेथड से यूज कर रहे हैं। फाई डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, सो डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो, सो डी फाई इक्वल टू ई डी एस। ये डी फाई इक्वल टू ई डी एस क्या निकला है? इस छोटे से सरफेस का फ्लक्स निकला है। हमने इसका फ्लक्स निकाल लिया डी फाई। अगर यही काम हम लोग पूरे सरफेस के साथ कर दें, याद रखना किस सरफेस के साथ कर रहे हैं? जो हमने ऊपर पॉलीथीन चढ़ा के रखी है वो है गॉसियन सरफेस। हमको यहां दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि दोनों एक साथ चिपके हुए हैं। ठीक है, सो जो पॉलीथीन चढ़ा के रखा है गॉसियन सरफेस, उसका फ्लक्स निकाल रहे हैं। एक छोटे से पोर्शन का आया डी फाई, हमें इस पूरे पॉलीथीन का निकालना है, पूरे गॉसियन सरफेस का निकालना है। सो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। डी फाई इंटीग्रेशन, यहां पर एस लगा दिया। एस क्यों लगाया है? पूरे सरफेस का करना है। सो ई डी एस, डी फाई सारा जुड़ मिलके हो जाएगा टोटल फ्लक्स। अंदर है ई डी एस एस। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम होगी क्योंकि सरफेस पे आप किसी भी पॉइंट पे
जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे तो सेंटर से सेपरेशन क्या होगा, सबका सेम होगा, सबका सेम होगा, यानी कि सारे पॉइंट्स एक ही जैसे हैं। जब एक ही जैसे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पे सेम होगी। सेम होगी मतलब ई हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचा ds, फिर टोटल फ्लक्स इक्वल टू ds, छोटा सा एरिया है, फिर ds 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 सारे सरफेस को इंटीग्रेशन ने जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। सो ये हो जाएगा इंटू s, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब की बार r कितना है, हमें पता है कि जो पॉलिथीन रैप किया है उसका भी रेडियस कैपिटल R है, सो उस केस में 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया टोटल फ्लक्स, फर्स्ट इक्वेशन, ये चीज समझ आ गई। अब देखते हैं गॉस थ्योरम का यूज करके कितना फ्लक्स आता है। यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो उसके अंदर जितना चार्ज हो उसको रख दो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर क्यू क्या था, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, सो बात आती है कितना चार्ज इनक्लोज था। फिर से आप इमेजिन करना, फुटबॉल किसकी बनी हुई थी, चार्ज की बनी हुई थी, और उस फुटबॉल को हमने इनक्लोज कर दिया है एक पॉलिथीन से, तो पॉलिथीन के अंदर क्या आ रहा है, पूरे का पूरा फुटबॉल आ रहा है, यानी कि पूरे का पूरा चार्ज आ रहा। सो टोटल चार्ज है यहां पर Q, ये चीज समझ आ गई ना, फुटबॉल उस पॉलिथीन के अंदर है। ठीक है, तो Q हो गया, सो टोटल फ्लक्स आएगा हमारा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज की वैल्यू है Q, यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी फ्लक्स बता रहा, ये भी फ्लक्स बता रहा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। मैं इस साइड थोड़ा सा रब कर रहा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, सो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वहां से जो आ गया E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। ये मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब बात आती है थर्ड पार्ट की, जो है आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर हमारा कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ये है हमारा स्फीयर, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, अगेन इसका रेडियस जो था वो था कैपिटल R, और जिस पॉइंट पे निकालना है वो है आउटसाइड द स्फीयर, हमने यहां पर मान लिया। ठीक है, सो पहला स्टेप हमारा क्या होता था, ये जो सेपरेशन है ये है स्मॉल r। फर्स्ट स्टेप हमारा होता था पहले क्लोज सरफेस को एज्यूम करना, क्योंकि यहां पर हमें लगाना है गॉस थ्योरम। सो इस स्मॉल r रेडियस को आप मानते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए तीनों पार्ट में कि कौन सा हमारा गॉसियन सरफेस है और कौन सा स्फीयर हमारा चार्ज वाला है। ठीक है, सो यहां इस केस में जो सरफेस हमने एज्यूम किया है वो ये है गॉसियन सरफेस। ठीक है, अगेन सारे स्टेप्स वही फॉलो होंगे, और इस बार मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि ऐसे दो जो टॉपिक हैं वो हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। ठीक है, सो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने कोई स्मॉल सा पोर्शन चूज कर लिया कहीं पर, ds, d रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत स्मॉल सा पोर्शन है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा ds का। ठीक है, ये हो गया ds। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सेम डायरेक्शन में है, सो जो इसका फ्लक्स होगा d फाई, टॉपिक आप डाल देना, टॉपिक है आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, और कंडीशन लिख सकते हैं स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहां पर आप देख रहे हो ना, जो पॉइंट का सेपरेशन है स्मॉल r वो कैपिटल R से बड़ा है। ठीक है, सो
इसका फ्लक्स कितना होगा, पहले जो हमने पढ़ा था phi इक्वल टू ई डॉट ए, उसको यूज करेंगे। सो आ जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, यानी कि डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो डी फाई इक्वल टू ई डी एस, ये निकल आया इस स्मॉल से एरिया का फ्लक्स। अब टोटल निकालने के लिए अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्यों करते हैं, मैं 2 बार बता चुका हूं अभी। इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए करना है, सबका फ्लक्स निकालना है, यानी कि यहां पर एस लग गया हमारा ई डी एस। सो फ्लक्स इंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि सारे का सारा फ्लक्स जुड़ रहा है, तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अंदर है इंटीग्रेशन ई डी एस, ई हर पॉइंट पे सेम होगा। क्यों सेम होगा भाई, स्फेयर के आप मान लो 4 सेंटीमीटर बाहर गए, सो यहां से 4 सेंटीमीटर बाहर जाओगे, या इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर ऊपर, यहां से आप इतना बाहर गए या यहां से आप इतना बाहर गए, दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, सेम ही है ना। मतलब कोई रिलेशन में कोई फर्क नहीं है, जैसा ये महसूस करेगा वैसा ही ये भी महसूस करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, सारे पॉइंट्स एक ही टाइप के हैं गॉसियन सरफेस पे, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी, यानी E हो गया कांस्टेंट। और अगर E कांस्टेंट है तो E को निकाल लेंगे बाहर, अंदर क्या बचा S ds। सो टोटल फ्लक्स निकल के आ गया E इंटू सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ds 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 ds, सारा ds जुड़ जाएगा तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा r, इस बड़े वाले स्फीयर का रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। ये निकल आया टोटल फ्लक्स। अब देखते हैं गॉस थ्योरम का यूज करके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता है। सो यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में क्या बोला गया था कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब की बार चार्ज वाला स्फीयर कौन सा है, ये है, ठीक है, चार्ज वाला स्फीयर यहां पर है और गॉसियन सरफेस यहां पर है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरे का पूरा स्फीयर आ रहा है, ये चीज हमको दिखाई पड़ रही है। सो टोटल चार्ज कितना होगा, जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि Q। सो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल चार्ज की वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये था हमारा सेकेंड, और दोनों ही बता रहे हैं फ्लक्स, तो दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। सो देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस फ्लक्स विल बी इक्वल टू दिस फ्लक्स, क्योंकि दोनों सेम ही चीज बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से आ गया 4 पाई नीचे जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर को Q के नीचे कर देंगे, यानी कि E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है क्योंकि अभी हमने इनसाइड और एट द सरफेस एकदम डिटेल में देखा था, और 2 कॉपी उसी टाइप से है, डेरिवेशन कोई खास चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज निकल गई। अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखो आप 3 केसेस हमने देखे थे। पहला था इनसाइड में क्या था, R इज स्मॉलर देन कैपिटल R। इस केस में क्या निकला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 निकली थी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर स्फीयर के थी ही नहीं, ये है स्फीयर, चार्ज वाला स्फीयर है ये, ठीक है। सो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकली थी। दूसरा था एट द सरफेस, सो एट द सरफेस, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली थी वो निकली थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। और तीसरी थी, यहां पर क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू R। ये चीज याद है ना कि
कि जब एट द सरफेस पे निकाल रहे थे तो पॉलीथीन यानी कि जो गॉसियन सरफेस था वो उसी के ऊपर चिपका हुआ था, जो चार्ज वाला स्फीयर था उसी के ऊपर चिपका हुआ था, यानी जितना गॉसियन सरफेस का रेडियस उतना ही चार्ज वाले स्फीयर का रेडियस। सो ये चीज थी। और थर्ड था हमारा आउटसाइड द स्फीयर। सो आउटसाइड में क्या था, आर इज ग्रेटर देन आर। आउटसाइड मतलब यहां कोई पॉइंट है तो जो ये आर होगा स्मॉल आर वो बड़ा है ना कैपिटल आर से। सो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकली वो निकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। सो ग्राफ ड्रॉ करके देखें, अगर मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इस एक्सिस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर है स्मॉल आर। चलो चलना शुरू करते हैं सेंटर से। आर जब 0 है, पहले आपने यहां पर कोई पॉइंट लिया, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट लिया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इनसाइड है, हमें पता है पूरे के पूरे इनसाइड यानी कि हॉलो स्फीयर है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ये चीज हम निकाल चुके हैं। सो यहां से जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे यहां तक आओगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी। एज्यूम करना ये हॉलो स्फीयर है, आप सेंटर से बढ़ते जा रहे हो, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, पर जब तक वो पॉइंट उस स्फीयर के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। यानी कि पहले कोई ग्राफ नहीं बनेगा, आर बढ़ता जाएगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 ही रहेगी। फिर हम कहां पर पहुंच गए, हम पहुंच गए सरफेस पे, आर इक्वल टू आर। ध्यान से देखना, इससे पहले जब आर कम था, कैपिटल आर से जब कम था तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी हो गई, कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, इतनी हो गई। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम रुके नहीं, हम और बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां से अगर आप देखो आउटसाइड, आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, आउटसाइड अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो ये सिर्फ R चेंज होगा, बाकी सारी चीजें तो फिक्स रहेंगी ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये सब फिक्स रहेगा। आपने ये R1 लिया है तो R1 रहेगा, R2 लिया है तो R2 रहेगा, यानी ये स्मॉल r चेंज होगा। सो जब बाकी सब कांस्टेंट है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और जो इसका ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनेगा, यानी कि जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटती जाएगी। सॉरी, ये चीज समझ आ गई। जब R इनफाइनाइट होगा, पॉइंट इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर यहां से हमसे कोई पूछे कि बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां थी, तो आप जान जाओगे भाई यहीं पर तो है, सरफेस पे है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि स्फीयर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, ठीक है, और स्फीयर के बाहर जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही, यानी सबसे ज्यादा कहां पर है, सरफेस पे है। ये चीज हमको समझ आनी चाहिए, ठीक है। सो ये तो हो गया हॉलो स्फीयर की बात। अब बात करते हैं ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। इसमें भी 3 पार्ट होंगे, इनसाइड लेंगे, एट द सरफेस और आउटसाइड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। अब सॉलिड का मतलब क्या होता है, अंदर से खोखला नहीं है, अंदर से भी भरा हुआ है, ठीक है, अंदर से भी भरा है। अब की बार आपको इमेजिन करना है एक स्फेरिकल स्टोन, एक पत्थर है जो एकदम स्फेरिकल है, तो वहां पर अंदर भी है, ठीक है। सो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं ये है स्फीयर जिसपे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो इससे पहले जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है। जो हॉलो स्फीयर था अंदर तो कोई चार्ज था नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं, यानी कि सारे का सारा चार्ज सरफेस पे है, एरिया पे है। अब की बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वॉल्यूम में, अंदर है बाहर है, हर जगह है स्फीयर में। कहीं से भी आप क्या कर रहे हो, कुछ टुकड़ा तोड़ के अगर निकाल रहे हो तो आपको चार्ज मिल रहा। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि अगर आप सेम वॉल्यूम के टुकड़े निकालोगे, चाहे अंदर से निकालो चाहे बाहर से निकालो, कहीं से भी अगर सेम वॉल्यूम निकल के आ रहा तो चार्ज की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अब यहां पर जो ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर,
इसका रेडियस है कैपिटल आर, रेडियस इसका कैपिटल आर। ध्यान से समझना, जो इसका फर्स्ट पार्ट है इनसाइड, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द सरफेस और आउटसाइड द स्फीयर ये दोनों एज इट इज हैं, जैसा हमने हॉलो में किया था। ठीक है, तो हमें इनसाइड निकालना है। हमने कोई पॉइंट इमेजिन कर लिया, यहां पर अंदर कोई भी पॉइंट हमने मान लिया P, और वहां पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस P पॉइंट का जो सेपरेशन है सेंटर से वो है स्मॉल r। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना, क्योंकि गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है। सो ये ड्रॉ कर लिया हमने एक गॉसियन सरफेस, हर जगह सेपरेशन स्मॉल r है। ठीक है, ये हमको स्फीयर की तरीके से दिख नहीं रहा, बट उतने तो आप समझदार हुई। ठीक है, डायग्राम नहीं अच्छा बना है, इसको हमने स्मॉल r इमेजिन करके एक स्फीयर मान लिया। ये है हमारा गॉसियन सरफेस, ध्यान रखना, आप मेंशन कर दे रहा हूं मैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका फ्लक्स। फ्लक्स निकालने का वही अगेन एक छोटा सा एरिया लेंगे, एरिया वेक्टर इधर होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है E। सो जो स्मॉल फ्लक्स होगा यूजिंग फर्स्ट मेथड, यानी कि जो phi इक्वल टू E डॉट A होता था, उसको अगर हम लोग यूज करें, लिख दे रहा हूं यहां पर, यूजिंग phi इक्वल टू E डॉट A, अगर इस वाले फॉर्मूले को यूज करें तो इस स्मॉल से एरिया का फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, d phi इक्वल टू E डॉट ds, फिर d phi इक्वल टू E ds cos 0, सो d phi इक्वल टू E ds, इतनी चीज निकल आई। अब इस स्मॉल से पोर्शन का तो फ्लक्स निकल गया, हमें निकालना है पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस का फ्लक्स। वो कैसे निकलेगा, हमने जो काम यहां पर किया है वही काम पूरे सरफेस के लिए कर देंगे, और ये काम करेगा कौन, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, d phi इंटीग्रेशन E ds हमें पूरे सरफेस के लिए करना है, इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया S। ठीक है, अब देखो जो गॉसियन सरफेस है उसको देखो, जो अंदर है d phi हर तरफ का फ्लक्स ऐड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, टोटल फ्लक्स, इधर है E ds। फिर से वही चीज देखने वाली है कि भाई ये वाला पॉइंट, जैसे अगर जो सेपरेशन यहां पर है, इस पॉइंट का भी वही सेपरेशन यहां पर है ना, सेम टाइप से है। ये बोलेगा कि मैं जितनी दूर हूं, तो ये भी बोलेगा जिसका फ्रेंड है कि मैं भी उतनी ही सेपरेशन पे हूं, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है। ठीक है, सेम है। तो यहां से समझ आ रही कि इस गॉसियन सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम नेचर के हैं, सबका सेपरेशन आउटर स्फीयर से सेम है, या फिर सेंटर से सबका सेम है। सो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह की बराबर होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो उससे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा E, अंदर बचेगा ds। अब ds हर जगह का ds गॉसियन सरफेस का जुड़ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा उसका, टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल फ्लक्स इक्वल टू E इंटू टोटल सरफेस एरिया, ये आ जाएगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, स्फीयर का होता है 4 pi r स्क्वायर। कौन सा r यूज करेंगे, जिसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया इस स्फीयर का निकालना है, सो ये हो जाएगा E इंटू 4 pi r स्क्वायर, ये निकल आया फ्लक्स। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अब आएगी थोड़ी सी गॉस थ्योरम को यूज करने में। ध्यान से समझना, मैं कोशिश कर रहा हूं एकदम फंडामेंटल मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूं। सो यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में बोला क्या गया था, एक ही तो सिंपल सा स्टेटमेंट था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसका फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या था, उस क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज। यही प्रॉब्लम आ रही है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है, पिछली बार जब हॉलो था, ठीक है, अंदर से जब खोखला था, तो जो गॉसियन सरफेस था उसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, हमने जीरो पुट कर दिया था।
बट यहां पर आप देख सकते हो कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि अंदर भी चार्ज होगा। ठीक है, आप यूं समझ लो कि अगर आइसक्रीम का एक स्फीयर है, अंदर से भी हर तरफ भरा हुआ है, तो अगर आप अंदर से भी एक स्फीयर तो निकालोगे तो आपको कुछ मिलेगा ना खाने के लिए। ठीक है, अब ये चीज समझ आ रही है, तो इसका चार्ज कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। यूनिटरी मेथड एक बार मैं फंडामेंटल क्लियर करके बताता हूं। जैसे मैंने बोला 10 बच्चों को 40 टॉफी मिली, तो 2 बच्चों को कितनी मिलेगी? हम क्या करते हैं, 10 बच्चों को 40 मिली है तो 40 बच्चों को कितनी मिलेगी? 4 मिल जाएगी। और 2 बच्चों को कितनी मिल जाएगी? 4 2 8। याद रखना, मैं टर्म जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को हिंदी समझ ना आए। ठीक है, सो 10 बॉयज को अगर 40 टॉफीज मिली तो 1 बॉय को कितना मिलेगा? 40/10 यानी कि 4, और 2 बॉयज को कितना मिलेगा? 4 × 2 यानी कि 8। ये हमारा एकदम सिंपल है, बच्चों वाला, ये चीज हमें समझ आती है। सो इसी चीज को यहां भी अगर अप्लाई कर दें तो काम बन जाए। देखो आप कैसे, इस पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है? पहले देखो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम है 4/3 πr³। तो मैंने बोला कि इतने वॉल्यूम में जो पूरा स्फीयर था बड़ा वाला, 4/3 πr³ में कितना चार्ज है? Q चार्ज है। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? Q/4/3 πr³ चार्ज होगा। हमें निकालना कितने में है? हमें निकालना है इस स्फीयर में कितना चार्ज है। ठीक है, सो हम बोलेंगे 4/3 πr³ में कितना चार्ज होगा, तो लिखेंगे Q/4/3 πr³ इंटू 4/3 πr³। समझ आ रही है बात ना? अभी जो मैंने किया था उसी से रिलेट करना। टोटल वॉल्यूम में Q चार्ज था, टोटल वॉल्यूम कितना था? यही था ना, और हमें निकालना कितने वॉल्यूम में है? इतने में है। चलो मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, टोटल वॉल्यूम VT है, टोटल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम में Q चार्ज था, तो 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा? Q/ टोटल वॉल्यूम। और गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है यानी कि VG, तो ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, वही चीज किया है। गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है? 4/3 πr³। टोटल वॉल्यूम कितना है? 4/3 πR³। ठीक है, सो इतना डिटेल में तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था। अब सीधे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज मिली है, ये जो क्वांटिटी है, ये क्या है? इस स्फीयर के अंदर का चार्ज। सो 4/3 π 4/3 π कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा? Q/R³ इतना चार्ज है टोटल। किसके अंदर? गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इतना है। ये चीज हमें समझ आ गई। अब अगर ये समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फिर तो हम सीधे गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन ε0। सो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना आया है? Q/R³/R³। और अगर इसको ε0 से डिवाइड करेंगे तो ε0 यहां पर आ जाएगा। ये मिल गया हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द ट्यूब, सॉरी ऑफ द स्फीयर, गॉसियन सरफेस वाला। अब दोनों ही इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड हमारा बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। दोनों ही फ्लक्स है तो दोनों की वैल्यूज भी सेम होंगी, यानी कि E × 4πr² इक्वल टू Q/R³/R³ क्या चीजें कैंसिल आउट होंगी? ध्यान से अगर आप देखो तो यहां पर R² है, ये नीचे जाएगा, ये R³ है, यहां पर 3 टाइम्स R है, यहां पर 2 टाइम्स, तो ये कट जाएगा और यहां पर सिर्फ R बचेगा। अब अगर इक्वेशन को लिखना चाहें सो E इक्वल टू क्या आ रहा है? 1/4πε0। 4π को मैंने ε0 के साथ कर दिया और QR/R³। ये निकल आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। इसको ध्यान रखना, ये इनसाइड के लिए है,
अब बात करते हैं एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस। सो इस केस में आप ध्यान देना, ये है हमारा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर था, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, अगेन इसका रेडियस था हमारा कैपिटल आर। जो पॉइंट है वो कहाँ है, सरफेस पे ही है, यानी कि सरफेस और सेंटर के बीच का सेपरेशन यहां भी कैपिटल आर होगा। यानी इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या था, गॉसियन सरफेस का रेडियस था, जो इस केस में जो सॉलिड स्फीयर है उसके रेडियस के बराबर है। ये चीज समझ आ रही है हमें, ठीक है। सो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हम एज्यूम करते थे एक गॉसियन सरफेस को। तो ये था सॉलिड स्फीयर, इसके ऊपर है पॉइंट, सरफेस पे ही पॉइंट रखा है। अगर इसको इमेजिन करके हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, जैसा एक सॉलिड स्टोन, एक पत्थर है स्फेरिकल, उसके ऊपर हमने पॉलीथीन चढ़ा दिया हो। ये चीज समझ आ रही, हमने जैसे पॉलीथीन चढ़ा दिया हो। सो मैं वो सरफेस ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि वो जस्ट इसी के ऊपर होगा, तो ये आपको समझना है, ठीक है। अब निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, अगेन किसी भी स्मॉल पोर्शन को चूज करेंगे जिसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। हमें पता है परपेंडिकुलर क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ हो जाएगी, ई। अब अच्छा एक चीज याद रखना आप, जो मैं बार बार डायरेक्शन को आउटवर्ड बना रहा हूं ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ये चीज मैंने पहले भी बताया था ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज के चलते टुवर्ड द चार्ज होगी। सो इसी तरीके से यहां पर मैंने इधर बनाया है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द स्फीयर होती। ये चीज आपको समझना है। अभी हमने पॉजिटिव स्फीयर माना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। सो यहां का जो फ्लक्स होगा, स्मॉल सरफेस से निकाल रहे हैं तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा, यानी डी फाई। सो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। सो डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो। सब कुछ सेम है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। सो डी फाई इक्वल टू ई डी एस, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू हो गई 1। अब क्या करेंगे, ओवरऑल कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो डी फाई का इंटीग्रेशन इधर भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन नीचे लिख देंगे एस, यानी ये इंडिकेशन है पूरे सरफेस के लिए करना है, ठीक है। अब इधर लेफ्ट साइड में आ गया टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पिछली बार की तरह अभी भी हर पॉइंट पे सेम होगी, क्योंकि सरफेस का जितना भी पॉइंट होगा, आप इस स्फीयर लो, चाहे यहां पर एक पॉइंट लो चाहे यहां पर एक पॉइंट लो, उस पॉइंट से स्फीयर एकदम उसी तरीके से पड़ेगा ना, सारे के सारे पॉइंट सेम टाइप के होंगे, सेम सेपरेशन पे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेंगे। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर है डी एस, एस डी एस डी एस डी एस, जब सारा डी एस जुड़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि E इंटू एस। सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये गॉसियन सरफेस का एरिया रखते थे, अब की बार गॉसियन सरफेस इसी सरफेस के ऊपर है, यानी कि जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल आर के बराबर, इसलिए मैंने कैपिटल आर को पुट किया है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाला। अब देखते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में क्या बोला गया था, किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, जहां पर Q होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सो टोटल चार्ज हमने मान लिया QT है। अब आप देख सकते हो कि जो स्फीयर था सॉलिड, इसके जस्ट ऊपर है गॉसियन सरफेस। अगर आप इसको पत्थर इमेजिन कर रहे हो, सॉलिड स्टोन, ठीक है, एक सॉलिड स्टोन है, एक पत्थर है स्फेरिकल, उसके ऊपर आपने एक पॉलीथीन चढ़ा दिया, तो उस पॉलीथीन के अंदर कितना पत्थर आ रहा है, पूरे का पूरा पत्थर आ रहा। ये चीज समझ आ रही, यानी कि उस पॉलीथीन के अंदर सारा चार्ज होगा, इस सरफेस के अंदर पूरे का पूरा चार्ज होगा, यानी कि Q, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारा Q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया
गॉस थ्योरम का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, मैं ऊपर थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों ही हमारे फ्लक्स हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इन इक्वेशंस की जरूरत नहीं है। क्या मिल गया हमें यहां से, 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ रख दो और आर स्क्वायर को क्यू के नीचे कर दो, सो वहां से हमें मिल जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये निकल आया एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। चलो आउटसाइड भी देख लेते हैं। आउटसाइड भी सेम पड़ेगा जैसा हमने हॉलो स्फीयर में किया था, इसको भी हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ये है हमारा सॉलिड स्फीयर जिस पे ओवरऑल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज मैंने अंदर से दिखा दिया, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इसका रेडियस था कैपिटल आर। आउटसाइड कोई पॉइंट है, यहां पर हमने मान लिया, तो सेपरेशन यहां पर कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे, तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, यहां पर लिख देंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा, कोई भी स्मॉल पोर्शन चूज करेंगे जिसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही है, ई। सो इसके अलोंग जो फ्लक्स होगा, इस स्मॉल से सरफेस का जो फ्लक्स होगा डी फाई, वो कितना होगा, ई डॉट डी एस, अगेन ई डी एस कॉस जीरो। सो कॉस जीरो की वैल्यू 1, यानी कि डी फाई कितना आ जाएगा, ई डी एस। यही काम हमें हर जगह पे करना पड़ेगा क्योंकि पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस का हमें फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो डी फाई इंटीग्रेशन टोटल सरफेस का करेंगे, ई डी एस। सो इधर आ जाएगा टोटल फ्लक्स, इधर ई बाहर चला जाएगा हर बार की तरह, क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा एस डी एस। अब इसके बाद टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ई ऐसे ही रहेगा, यहां पर आ गया टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया हमारा इस गॉसियन सरफेस का क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का। सो 4 पाई, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर, सो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। सो यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में क्या कहा गया था, जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां पर Q क्या होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब हमें यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि भाई गॉसियन सरफेस तो ये वाला है, स्फीयर इसके अंदर रखा है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा, पूरे का पूरा चार्ज आ रहा। सो जो टोटल चार्ज है वो Q के बराबर है। सो गॉस थ्योरम का फ्लक्स हो जाए, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा वो होगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आया है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंपेयर करोगे, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ रख दो आप, और जो आर स्क्वायर है उसको क्यू के नीचे भेज दो, तो वहां से क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें हमें समझ आ गई। अब देखना है ग्राफ। देखो इधर का मैंने थोड़ा सा फास्ट कवर किया है क्योंकि ये कई बार हम लोग कर चुके हैं हॉलो स्फीयर में। ठीक है, हॉलो स्फीयर में भी सरफेस के लिए किया था, आउटसाइड द स्फीयर किया था, यहां पर भी एट द सरफेस ऑफ स्फीयर किया। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब देखते हैं ग्राफ और कुछ जो पॉइंट्स हैं यहां पर ध्यान में रखने वाले।
देखो आप सबसे पहले एट द सरफेस और आउटसाइड की बात करते हैं। यहां पर है एक हॉलो स्फीयर, हॉलो, और यहां पर है एक सॉलिड स्फीयर जो अंदर से भी भरा हुआ है, अंदर भी चार्जेस हैं। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड होता है, मान लो यहां पर है कोई पॉइंट P और ये सेपरेशन है R, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इस पे टोटल चार्ज था Q। ठीक है, सॉलिड में भी अगर पॉइंट बाहर है आउटसाइड, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अब एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि यहां पर जैसे इसका जो सेंटर है, अगर यहां पर एक चार्ज रखा होता, पॉइंट चार्ज रखा होता, कितना Q, तो वहां से R मीटर पे, यानी ये जो पॉइंट था P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती, हम बोलते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये चीज तो हमें पता है ना कि किसी भी पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होती है। ध्यान से समझना, हॉलो के लिए निकाला, सॉलिड के लिए निकाला, जब पॉइंट आउटसाइड थे तो ये एक्सप्रेशन हमको मिला था। ये पॉइंट, इस पॉइंट को यहीं पर रहने देते हैं, इस हॉलो स्फीयर को हटा के इसके सेंटर पे लाके हमने Q चार्ज रख दिया, तो भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी सेम होगी। इसी तरीके से अगर इस पूरे सॉलिड स्फीयर को हटा के, पूरे सॉलिड स्फीयर को हटा के हम सारे का सारा चार्ज अगर इस सेंटर पे लाके रख देते, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी ही होती। यानी कि P को नहीं पता चलेगा, P की सपोज दैट क्या आंखें तो होंगी नहीं, वो जो चार्ज है वो सपोज दैट कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर रहा, वहां पर हमने कोई चार्ज रखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर रहा, तो यहां पर हॉलो स्फीयर को हटा के अगर एक Q रख देंगे तो भी इसको उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा। ठीक है, या फिर एक सॉलिड स्फीयर को हटा के सेंटर पे सिर्फ Q रख देंगे, सेम चार्ज जितना इस स्फीयर पे था, तो भी इसको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगी। यानी कि यहां से एक स्टेटमेंट हमें ध्यान रखना है कि जब हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उतनी ही होती है जैसा कि उस स्फीयर के सेंटर पे सारे का सारा चार्ज रखा हो। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप इस पॉइंट P को यहां पर रख दिए, अंदर रख दिए, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी होगी जैसे सारा का सारा चार्ज सेंटर पे हो। नहीं, इस केस में 0 हो जाएगी। ध्यान रखना है एक एक लाइन को कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि अगर हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जितना इस स्फीयर को हटा के उसके सेंटर पे पूरे का पूरा चार्ज रख दिया जाए Q। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब चलो बात कर लेते हैं ग्राफ की। हॉलो स्फीयर में तो हमने ग्राफ देखा था, अभी सॉलिड स्फीयर का ग्राफ बचा हुआ है, ध्यान से समझना। सबसे पहले इनसाइड का देखते हैं। इनसाइड में हमें कौन सा एक्सप्रेशन मिला था कि अगर ये है स्फीयर, यहां पर अंदर कोई पॉइंट है R सेपरेशन पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली थी वो मिली थी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR बाई R क्यूब। याद है ना, अभी हमने यही तो डिराइव किया है, QR बाई R क्यूब। अब एक चीज समझना, सपोज दैट आपने इसको 2 मीटर ले लिया, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी जो पॉइंट है अगर वो 2 मीटर के सेपरेशन पे है, सो Q बाई R क्यूब, स्मॉल r की जगह पे आ जाएगा 2। किसी दूसरे पॉइंट को आपने चूज कर लिया जो कि है 3 मीटर पे, सो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्यूब इंटू 3। यानी कि स्फीयर के अंदर अगर आप डिफरेंट पॉइंट, स्फीयर के अंदर अगर डिफरेंट पॉइंट चूज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ स्मॉल r ना, बाकी सारी चीजें कैसी हैं, कांस्टेंट है, फिक्स है। इस पॉइंट के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R क्यूब जो यहां था, वही दूसरे वाले पॉइंट के लिए भी है। यानी ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है इनसाइड द स्फीयर। तो अगर ये कांस्टेंट है, यानी कि अगर इतना पोर्शन कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू R।
समझ आ रही बात ना? जैसे हम लोग लिखते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू y, फिर x इक्वल टू कांस्टेंट y, तो रिवर्स भी तो कर सकते हैं। अगर x इक्वल टू कांस्टेंट y लिखा है सो x इज प्रोपोर्शनल टू y भी लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्मॉल r था। सो इस कांस्टेंट को मैंने हटा के यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया। इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब हम समझते हैं ना कि अगर r डबल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी, r ट्रिपल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये नहीं कहोगे कि r 10 टाइम्स हो गया, यहां हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टाइम्स होगी, नहीं। ध्यान रखना, मैंने बोला है स्फीयर के अंदर, तो ऐसा नहीं कि आप r को 100 टाइम्स कर दो। 1 सेंटीमीटर आपने लिया था, 100 टाइम्स कर दिया, 100 सेंटीमीटर, पॉइंट आउटसाइड आ गया, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100 टाइम्स होगी। ये चीज समझना है, पॉइंट अगर इनसाइड है तो E इज प्रोपोर्शनल टू R, और ऐसे केस में ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, यानी कि अगर दो पॉइंट्स अंदर कंपेयर करें, ये है हमारा 1 मीटर पे, ये है हमारा 4 मीटर पे। सो हम लोग देख रहे हैं इसका सेपरेशन 4 टाइम्स है, दोनों ही पॉइंट्स अंदर हैं, सेपरेशन इसका जो है 4 टाइम्स है इससे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर यहां पर E है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 4E होगी। ये चीज हमें समझना है। ठीक है, आउटसाइड की बात नहीं कर रहे। सो जब तक सरफेस पे पहुंचेंगे यही ग्राफ चलेगा, और जैसे ही सरफेस पे आएंगे तो सरफेस का हमें फॉर्मूला देखा था, कितना आया था? एट द सरफेस। सो एट द सरफेस जो हमारा फॉर्मूला आया था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। सो सरफेस पे वैल्यू इतनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। चलो आउटसाइड की अगर बात करें, सो आउटसाइड में हमारा कौन सा फॉर्मूला निकला था? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ध्यान से देखना, पॉइंट को अगर आप यहां पर लेते हो, मान लो 5 मीटर, और एक पॉइंट यहां पर लेते हो 8 मीटर, तो क्या चेंज होगा? ध्यान से देखो, ये R चेंज होगा ना। एक बार R की जगह पे 5 पुट करेंगे, एक बार R की जगह पे 8 पुट करेंगे, यानी बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। बाकी सारा कैसा बिहेव कर रहा? कांस्टेंट की तरीके से बिहेव कर रहा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ये कब के लिए है? जब पॉइंट आउटसाइड है। ठीक है, जब इनसाइड था, जब पॉइंट इनसाइड था तो वहां पर E इज प्रोपोर्शनल टू R था। E इज प्रोपोर्शनल टू R इनसाइड के लिए था, ग्राफ ऐसे गया था। बट अब तो हम लोग R इक्वल टू R यानी कि सरफेस से बाहर निकल रहे, तो उस केस में इस तरीके से इक्वेशन बनेगा, और इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस अकॉर्डिंग बनेगा। यानी कि अगर आप R को बढ़ाते जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई। सो अगर हमसे कोई पूछे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, तो हमारा जवाब अभी भी कहां होगा? सरफेस पे होगा। सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R क्या था? उस स्फीयर का रेडियस था जो चार्ज का बना हुआ है, सॉलिड। हॉलो का ग्राफ 0 से लेके R तक, यानी R इक्वल टू कैपिटल R तक 0 होता है, और फिर उसके बाद घटने लगता है। यानी आप देख सकते हो कि इसके आगे, स्मॉल r इक्वल टू R के आगे दोनों ग्राफ सेम टाइप से बन रहे हैं, बस 0 से लेके यहां तक का ये जो पोर्शन है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ग्राफ समझ आया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो या फिर दिमाग में आ रहा हो, ना समझ आ रहा हो, तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई हो या फिर अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लेके जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय।